हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर समबडी एजुकेटर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 के बारे में, विच इज़ फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग एंड कंपनी रूल 1773 टू 1858। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग इस ड्यूरेशन के बारे में बातचीत करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से उसकी नींव रखी गई उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। पर साथ ही साथ आज हम लोग एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज़ एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून। ओके, तो हर साल यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर ये जो डे है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सर्विस डे। तो ये किसका दिन है? पब्लिक सर्विसेज का दिन है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम लोग दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, खुद के लिए नहीं पर दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें अपने नेशन को उस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर यूनाइटेड पब्लिक सर्विस अवार्ड भी दिए जाते हैं। इट इज़ गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि आप लोग बात करें कि स्वच्छ भारत अभियान इसी दिन के तहत यहाँ पर स्टार्ट हुआ था कि अगर हम लोग अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तो दूसरों को भी दिक्कत नहीं होगी और जो भी बीमारियां फैलती हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी या तो नहीवत के बराबर होगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून एवरी ईयर। ओके, आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइस, अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, तो वो 16वीं सदी के अंदर आए थे, यानी कि 1600 के तहत वो लोग आए थे, ठीक है, एज ए ट्रेडर के तौर पर। सो भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई वो एज ए ट्रेडर के तौर पर आई। और ट्रेडर के तौर पर क्यों आई? तो सबसे पहली चीज़, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छे खासे तौर पर वो चलता है, ठीक है। यहाँ पर भारत के पास एक नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ पर भारत के पास नेचुरल मिनरल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो ज़मीन है वो इतनी फर्टाइल है, और यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग क्या कहें, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के अंदर वाटर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें से हमें अच्छा खासा रेवेन्यू भी हो सकता है। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलती है वो काफ़ी अच्छी होने की वजह से यहाँ पर उन लोगों का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो मिर्च मसाले थे, जो काफ़ी हद तक टिकते थे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और वो लोग क्या करते थे कि यहाँ से मिर्च मसाले जो है उठाकर वहाँ पर ब्रिटिश के अंदर यानी कि यूके के अंदर अच्छे खासे दामों में बेचते थे। इसे क्लियर? तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ याद रखनी है कि 1600 के दौरान वहाँ वो एक ट्रेडर के तौर पर ही वो लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक ट्रेडिंग एस्पेक्ट के तौर पर यहाँ पर पैर रखे थे। इसे क्लियर? पर बाद में धीरे धीरे पता चला कि जो रॉयल फैमिलीज है भारत के अंदर उसके इंटरनली डिस्टर्बेंस इतने हैं तो एक दूसरे के साथ उन लोगों की बनती नहीं है। तो बाद में धीरे धीरे वो लोग यहाँ पर सिविल जस्टिस और रेवेन्यू के अंदर घुसने लगे। जैसे कि उन्होंने 1765 के दौरान ही दीवानी राइट्स अपने अंदर ले ली। तो दीवानी राइट्स का मतलब क्या है कि रेवेन्यू कलेक्शन करना। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जिस हिसाब से पहले वो लोग टैक्स देते थे, ठीक है, तो अगर आप कहीं पर जाते हो एज ए ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, पर यहाँ पर उल्टा चीज़ें हो रही है, वो लोग टैक्स खुद कलेक्ट करने लगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द 1765 दीवानी राइट्स। उन्होंने सिविल जस्टिस भी ले लिया और उन्होंने यहाँ पर रेवेन्यू राइट्स भी ले ली। इसे क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है, तो यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर उड़ीसा है, तो यहाँ पर वो वेस्ट बंगाल का जो पूरा का पूरा इलाका था, ठीक है, वो बांग्लादेश भी हमारे पहले के टाइम हमारे अंदर ही था, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वहाँ की सिविल राइट्स और रेवेन्यू कलेक्शन का वो जो दौर चला था उन्होंने अपने अंदर ले लिया 1765 के दौरान। इसे क्लियर? अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा सा भारत। इसे क्लियर? यू कैन सी दिस पर्टिकुलर अवर इंडिया जो है हमारा प्यारा सा भारत। तो अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड द वेस्टर्न साइड। ओके, तो यहाँ पर वेस्टर्न साइड जाएंगे तो सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर होगा। अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड द ईस्टर्न कल्चर। तो वेस्टर्न कल्चर यानी कि इस साइड का, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यूके के बारे में, सो दिस इज कॉल्ड द यूके। तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग 1600 के दौरान यहाँ से इतने बाहर निकल चुके थे और वो लोग भारत पहुँचे। पर उस ज़माने में हम लोगों का जो भी एक मान्यता था कि अगर हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, एक पीरियड ऐसा भी था कि जहाँ पर इंडिया से अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो धर्म भ्रष्ट के नाम से ये चीज़ मानी जाती थी। तो कई लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को ऐसा ही कहा है कि अगर आप बाहर जाओगे तो यहाँ पर देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे और धर्म भ्रष्ट भी हो
हो सकता है, ठीक है। पर उसके बाद का एक छोटा सा पीरियड ऐसा आया, ठीक है। पर बाद में यहाँ पर आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में भी और समुद्री रास्ते के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी करी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है एक्सपोर्ट भी करते थे समुद्री रास्तों से और इम्पोर्ट भी होता रहता था, ठीक है। पर बीच में एक ऐसा समय आया कि वहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से बिलीफ में बांधा गया और हम लोग बाहर नहीं जा पाए। पर आप देख सकते हैं 1600 के दौरान ही यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वहाँ से निकलकर देश विदेश घूमते रहते थे और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो घूमते रहते थे। पर जैसे यहाँ पर वो इंडिया में आए तो इंटरनल डिस्टर्बेंस देखने के बाद उन लोगों ने अपना जो मन है वो बदल लिया और उसके बाद उन्होंने अपना जो करियर है किस हिसाब से स्टार्ट किया, एज अ टेरिटोरियल पावर के तौर पर स्टार्ट किया। अगर हम लोग बात करें 1858 के बारे में, सो दिस इज कॉल्ड द सिपोय मुटिनी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अगर 1858 के पहले एक साल के पहले हम लोग बात करें, सो दैट इज कॉल्ड द 1857, ठीक है, 1857, ठीक है। तो यहाँ पर 1857 यानी कि 1857 का रिवॉल्ट अगर हम लोग ऐसा कहें तो ऐसा क्यों था, तो जैसे कि मान सकते हैं या हम लोगों को पता ही है कि ब्रिटिशरों ने हम लोगों को गुलाम बनाया था, ठीक है। तो धीरे धीरे हर इंडिया के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी मोटी जगह पर यहाँ पर क्या होते थे, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स अपने हिसाब से मुहिम चलाते थे और अपने हिसाब से यहाँ पर फ्रीडम फाइट कभी गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, तो इस हिसाब से यहाँ पर छोटी मोटी जो है यहाँ पर चीज़ें चल रही थी और ब्रिटिशर का बहिष्कार किया जा रहा था, ठीक है। पर बाद में क्या हुआ कि ये जो पावर है वो धीरे धीरे बटनी दिखने लगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि फ्रीडम फाइटर्स हमारे जो है वो गुजरात में अगर उन्होंने यहाँ पर बहिष्कार किया ब्रिटिशरों का, तो थोड़े टाइम के बाद राजस्थान में किया, तो ये जो टाइम पीरियड जो था, ठीक है, यहाँ पर इतना अनइवन हो रहा था और हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर उस हिसाब से वर्कआउट कर रहे थे, तो एक सेंट्रलाइज लीडरशिप ना होने की वजह से ब्रिटिशर्स जो है आराम से हम लोगों को टैकल कर लेते थे, इसलिए सारे ब्रिटिशरों के अगेंस्ट में हम लोगों ने सभी फ्रीडम फाइटर्स में, पूरी इंडिया में जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने यहाँ पर तय किया कि हम लोग एक ही दिन पर और हर जगह पर हम लोग यहाँ पर अपना जो है नाराज़गी जताएंगे और यहाँ पर ब्रिटिशरों का बहिष्कार करेंगे, पर एक ही दिन पर। सो 1857 उन लोगों ने यहाँ पर तय किया था, ठीक है। पर बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोगों ने मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा। सो मंगल पांडे जी ने ये जो चीज़ थी अपने ही सिपोय मुटिनी का अभी यहाँ पर रोल आता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि 1858 सिपोय मुटिनी द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ऐसा उसी के लिए कि मंगल पांडे जी ने यहाँ पर जो कारतूस थे, ठीक है, जो कारतूस बनाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के अंदर, जो यहाँ पर एनफील्ड राइफल आने वाली थी, वो उसकी जो कार्ट्रिज थी, ठीक है, वो गाय के मांस से और सुअर के मांस से बनाई जा रही थी। और हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सोल्जर्स वर्क कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियन सोल्जर्स भी थे, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स में दो कम्युनिटी के लोग थे, एक तो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो हिंदू लोगों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए गाय का मांस हराम और मुसलमान भाइयों के लिए सुअर का मांस हराम। इसकी वजह से यहाँ पर धर्म भ्रष्ट का जो चक्कर चला और उसी की वजह से यहाँ पर मंगल पांडे जी को गुस्सा आया और उन्होंने एक दिन पहले ही यहाँ पर सिपोय मुटिनी जो है स्टार्ट कर दी और फ्रीडम फाइटर्स का जो भी प्लान जो था वो धरा का धरा रह गया और यहाँ पर उसी चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अलर्ट हो गई। इज क्लियर? सो 1858-7 के दौरान ये सारी चीज़ें होने की वजह से यहाँ पर क्राउन ने सारा का सारा जो पावर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले ली और वहाँ का जो गवर्नेंस था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने पूरा का पूरा अपने अंडर में ले लिया 1858 के अंदर। इज इट क्लियर? और ये सारी चीज़ें कहाँ तक कंटिन्यू रही, जहाँ तक हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली 15 अगस्त 1947 के दौरान। इज इट क्लियर? और उसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंस हमारा होने के बाद 15 अगस्त 1947 हो जाने के बाद यहाँ पर हमें ज़रूरत लगी कि हमारी एक सिंगल हैंडेड बुक होनी चाहिए जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिनका फोटो देख पा रहे हैं उन भाई साहब का नाम है एम.एन. रॉय सर, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया 1934 के अंदर कि हमारी एक सिंगल हैंडेड बुक होनी चाहिए कि भारत के सभी लोग, सभी धर्म के लोग इस बुक को माने, अपनी रिलीजियस बुक से पहले इस बुक को माने, ठीक है। तो उन्होंने ये सजेशन दिया और बाद में 1946 के दौरान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पर स्थापना की गई जो इस तरीके के पर्पसेस को फुलफिल करे और यहाँ पर फॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इज क्लियर? और बात करते हैं 26 जन 1950 के बारे में और बाद में
ये जो सजेशन देने के बाद यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मुहिम चली, उसके बाद 1950 के अंदर 26 जन को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया। ठीक है, सो अभी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के जो भी रूट्स हैं और ब्रिटिश रूल के अंदर वो किस हिसाब से वर्कआउट किए गए हैं। ओके, सो आगे बात करते हैं अभी कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक। तो गाइज यहाँ पर रेगुलेटर काम क्या करता है, अगर हम लोग बात करें पेन का जो रेगुलेटर है वो किस काम के में आता है, टू कंट्रोल द स्पीड, टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसीलिए ये लाया गया कि यहाँ पर हम लोग जो है वो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे 1773 के अंदर, एंड रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम जिसके अंदर पॉलिटिकल और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है कंपनी के उसको रिकॉग्नाइज किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो उसका फाउंडेशन के तौर पर है, ये सारी की सारी चीज़ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर लागू की गई थी। अगर उसके फीचर्स के बारे में बात करें तो पहले तो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रोविंसेस जो थी, ठीक है, बंगाल के अंदर बनाई। तो गवर्नर ऑफ बंगाल अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी, और साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों को पावर भी एलोकेट कर दिया जो भी पोजीशन पर बैठे थे। तो अभी गवर्नर ऑफ बंगाल अभी क्या कहलाया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसे क्लियर, तो ये चीज़ याद रखनी है। बंगाल के बाद यहाँ पर आ गया मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बंगाल जो था, ठीक है, तो वह वहाँ पर जो पर्सन काम कर रहे थे उनको कहलाया जाता था पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी, बाद में उन लोगों की सैलरी बढ़ा दी। ठीक है, उस पर्सन की सैलरी बढ़ा दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों को वर्कआउट करने के लिए दो प्रेसिडेंसीज दी गई। कौन कौन सी, एक तो बॉम्बे दी गई और दूसरी मद्रास दी गई। इसे क्लियर, तो वो उसकी सबऑर्डिनेट थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की 4 मेंबर की। हाउ मेनी मेंबर्स, 4 मेंबर की उन लोगों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की जो इस तरीके के कामकाज को असिस्ट कर पाए। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जिस हिसाब से वो लोग अभी कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर उन लोगों ने कार्यक्रम किया, ठीक है, और जिस हिसाब से यहाँ पर बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को एक साथ असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स बिठाए, तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से धीरे धीरे उन लोगों का कंट्रोलिंग होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि गवर्नर जनरल जिनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था गाइस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1774 के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। ठीक है, तो एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस के बारे में यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर बिठाया गया 1774 के अंदर। और बाद में यहाँ पर प्रोहिबिशंस किया गया कि सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट और ब्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी मालूम पड़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके कई ऑफिसर जो है वो ब्राइब लेते हैं, और जो यहाँ पर क्वीन ने यहाँ पर परमिशन दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भारत में जाकर वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके, और उसका कुछ हद तक पोर्शन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्वीन को भेजेंगे। पर ब्राइब होने की वजह से और साथ ही साथ यहाँ पर ब्राइब लेने की वजह से और कंपनी जो है मुनाफा वहाँ पर नहीं बेच पा रही थी, और सारा का सारा जो मुनाफा था जो इंडिया से मिल रहा था वो सारे के सारे जो अफसर है अपनी जेबों में डाल रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे और वहाँ पर अपने घरे भर रहे थे। जैसे क्लियर, तो मुनाफा जो है वहाँ पर क्वीन तक नहीं पहुँच पा रहा था। और वंस अगेन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर क्वीन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अभी हम लोगों को थोड़ा सर्वाइवल के लिए कुछ अमाउंट चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर रानी ने यही चीज़ कही, क्वीन ने यही चीज़ कही कि आप लोगों को मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए भेजा था, पर आप तो कर्जे में डूब कर आ गए। और ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर क्वीन ने यानी कि क्राउन ने यहाँ पर उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई, और बाद में पता चला कि सर्वेंट्स जो है वो क्या करते हैं, यहाँ के ऑफिसर्स जो है वो क्या करते हैं, ब्राइब लेते हैं।
सो अल्टीमेटली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल है, कंपनी का सारा कंट्रोल है वो किसके अंडर में हो गया, इसको दे दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर दे दिया, जो डायरेक्टली कंपनी को यहाँ पर कंट्रोल करेगी और इसको इनको रिपोर्ट करेगी और रेवेन्यू के बारे में रिपोर्ट करेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो भारत के अंदर होंगे उसके बारे में सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही होगा। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर रह ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पिट भाई साहब आए थे, ठीक है। सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरान उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स जो है चेंज करने की कोशिश करी और उस हिसाब से यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, ठीक है। सो रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के अंदर आया था, उसमें बहुत सारी खामियां थी, डिफेक्ट्स है, उसको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की गई। और साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट पास किया गया और उस अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। इस एक्ट का दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम लोग इस फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस जो है कंपनी के वो किसके अंदर अधीन हो चुके, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अधीन हो चुके। साथ ही साथ यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है क्या मैनेज करने लगे, कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने लगे, और जो नई बॉडी बनी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो पॉलिटिकल अफेयर्स कंट्रोल करने लगे। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करने लगे और नई बॉडी जो बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो पॉलिटिकल अफेयर्स जो है कंट्रोल करने लगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी धीरे धीरे डबल गवर्नमेंट की सिस्टम जो है एस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है। बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज। तो आप समझ सकते हैं कि सिविल के जो भी कार्यक्रम है, मिलिट्री के जो भी कार्यक्रम है, ठीक है, और गवर्नमेंट और जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसके जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम है, ठीक है, वो किसके अधीन हो चुके हैं, उसका सुपरविजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगी। इसे क्लियर? तो अल्टीमेटली यहाँ पर कंपनी ने ऐसा डिक्लेयर किया पहली बार कि भारत जो है ब्रिटिशर की संपत्ति है, ठीक है, भारत जो है ब्रिटिशरों की संपत्ति है, ऐसा पहली बार यहाँ पर कंपनी ने जारी किया था। सो कंपनी टेरिटरीज के अंदर इस तरीके की चीजें कही गई थी। इज इट क्लियर? सो ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, कंपनी के अफेयर के ऊपर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे ऊपर इसका कंट्रोल हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोगों को याद रखना है, हर बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितने साल में चार्टर एक्ट रिन्यू होता था, तो हर 20 साल के अंदर चार्टर एक्ट रिन्यू होता था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चार्टर एक्ट आया 1833 के अंदर, दूसरा आना चाहिए 1853 के अंदर, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं 1853। इसे क्लियर? तो हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट रिन्यू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है कि ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिशरों को, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या तो ऐसा कह सकते हैं ब्रिटिश को इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज करने का ये पहला स्टेप था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। तो पहले क्या था कि गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर पहले क्या पढ़ा कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या कहता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके के फीचर्स लागू किए गए जिसके पास सिविल पावर और मिलिट्री पावर दोनों थे, जहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के अंदर सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास ये उनके लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आते थे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स जो है और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो सारे के सारे जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आने लगे। इज इट क्लियर? और अल्टीमेटली की रेगुलेशंस वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट दैट इज कॉल्ड द एक्ट, ठीक है। तो एक्ट का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि रेगुलेशंस वाइल लॉज, ठीक है, जिस हिसाब से रेगुलेशन हो रहा था और उस दौरान यहाँ पर जो लॉ बनते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, एक्ट्स के नाम से जानते थे। इज इट क्लियर? सो अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑफ पॉइंट 8 नंबर का पॉइंट जो है ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो पहले के टाइम के अंदर यहाँ पर जो हमारे अभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे पाते हैं यूपीएससी के थ्रू,
ठीक है। तो वो पहले इंडियंस को अलाउ नहीं था। यहाँ पर ब्रिटिशर भी इस अथॉरिटी का लिए कोई पर्सन को चुनते तो उसके प्रॉपर एग्जामिनेशंस रखते थे, और यहाँ पर उस हिसाब से ब्रिटिशर्स आते थे सिलेक्ट होकर और भारत के ऊपर राज करते थे। तो ये कलेक्टर की एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इंडियंस को अलाउ नहीं था, पर भारत में यहाँ पर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को किया गया था। सो इंडियंस शुड नॉट बी डिपार्ट प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर। आगे बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो मैंने जैसा कहा कि हर 20 साल के बाद यहाँ पर चार्टर एक्ट रिन्यू होता है, ठीक है। तो लास्ट सीरीज जो थी वो कौन सी सीरीज थी कि 1833, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे 1793 से लेकर 1853 के बारे में, उसके सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स क्या क्या थे। अगर हम लोग बात करें तो उसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, किसके पास, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास। तो सेपरेटेड फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव भी अलग हो चुके, अब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी अलग हो चुके गवर्नर जनरल काउंसिल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि लेजिस्लेटिव विंग जो थी उस काउंसिल की, ठीक है, वो मिनी पार्लियामेंट के थ्रू फंक्शन करी जाती थी। और यहाँ पर दूसरी बात करें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, सो अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उसकी भी सेम प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट की गई। और दूसरी चीज़ कहा जाए कि इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम, जो सिविल सर्विसेज जो पहले अलाउ नहीं था, बाद में इंडियंस के लिए उस चीज़ को अलाउ कर दिया गया। यहाँ पर एक भाई साहब का नाम आता है जिनका नाम है मैकलॉय, ठीक है। तो मैकलॉय जो है उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदला भारत की, और आज भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हम लोग देखते हैं वो मैकलॉय भाई साहब ने ही इनरोल करवाई। उनका यही कहना था कि अगर भारत को अपने अंडर में लेना है, अपने कंट्रोल में लेना है, तो यहाँ पर उसकी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा, ठीक है। तो मैकलॉय कमेटी, जिस कमेटी के अंदर यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज आती है, ठीक है, तो कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, उसको अपॉइंट किया गया 1854 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 1854 इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। सो लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। और बाद में कंपनी का जो रूल एक्सटेंड किया गया और इंडियन टेरिटरी के पोजीशन के साथ साथ, सो नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स, clean indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament like। so you can also understand this thing कि चार्टर एक्ट जो है हर 20 साल के अंदर चेंज होता रहा है। इज इट क्लियर? सो आगे बात करते हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द CDS, FCAT, NDA, Indian Navy and INET, and if you are also preparing for the Air Force Group X and Y and Red Army and UPSC civil services examination, and if you are also preparing for banking examination like the IBPS examination, SBI, and if you are also preparing for IIT JEE NEET, so don't worry, you can call on 9408742210, and you can also enroll it. So what are you waiting for, guys? Just enroll now, and offline and online platforms both are available, and you can also follow the social media platform. So thank you guys once again. We will meet in the next lecture. Jai Hind. Thank you. Bye bye.